बच्चों, आज हम ज्या प्रक्रम का आखिरी लेक्चर लेके आए हैं, जो है उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र को हम बहुत बारीकी से समझेंगे। इसमें आने वाले सवाल, इसमें क्या क्या सवाल आते हैं, उत्सर्जन क्या है, उत्सर्जन कैसे होता है, कि नेफ्रॉन क्या होते हैं, ये सभी को हम बहुत अच्छे से आज डिस्कस करेंगे। आज है इसका लेक्चर नंबर 5वां, जो कि आखिरी लेक्चर है। उससे पहले चूंकि हम बहुत दिन के बाद वापस बना रहे हैं वीडियो, तो हम रिकैप करवा देते हैं। देखो, सबसे पहले ये चैप्टर का नाम है जैव प्रकरण। सर ये तो जानते हैं क्या है ना। वे सभी प्रकरण जो सम्मिलित रूप से किसी जीव का अनुरक्षण करने का यानी मेंटेनेंस करने का कार्य करें, उसको क्या बोलेंगे? जैव प्रक्रम में शामिल करते हैं वे सभी तंत्र को। ठीक है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से तंत्र आते हैं, कौन कौन से सिस्टम आते हैं, तो हम पढ़े थे पोषण, पोषण पढ़े थे, श्वसन पढ़े थे, है ना। बोलते जाना। आगे क्या था? वहन था। और अंतिम में हम बताए थे उत्सर्जन। और देखो भाई लोग, ये हम रिप्रोडक्शन को भी, मतलब रिप्रोडक्शन को क्यों नहीं शामिल कर सकते, मतलब कि जनन को ये जैव प्रक्रम में क्यों नहीं शामिल कर सकते? क्योंकि हम इसके बिना भी रह सकते हैं। हाँ, हमारी संतति 100 साल के बाद, 200 साल के बाद खत्म हो जाएगी, लेकिन हम इसके बिना, हम एक जिंदा जीव तो रह जा रहे हैं ना। तो ये इसलिए हम लोग नहीं पढ़ते क्योंकि इसके रहने या ना रहने से कोई जीव मरता नहीं है। ठीक है। मतलब जिंदा रहने के लिए जो भी परिक्रमा की आवश्यकता पड़े। हम लोग पोषण में क्या पढ़े थे? पोषण में भोजन मिलता था हम लोग को, भोजन करने की प्रक्रिया। क्यों भोजन करते थे सर? क्योंकि ऊर्जा की आवश्यकता हम लोग को पड़ती थी, है ना। ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती थी। अब ऊर्जा को बनाने के लिए हम लोग को एक और चीज की आवश्यकता होती थी। क्या होती थी वो चीज? ऑक्सीजन की। और ऑक्सीजन कौन से प्रक्रम से मिलता था? वो प्रक्रम का नाम था श्वसन। तो इससे तो श्वसन मिल जाता था, मतलब ऑक्सीजन मिल जाता था। ठीक है। भोजन और ऑक्सीजन मिल करके ऊर्जा बनाएगा। लेकिन हम लोग देखे थे कि छोटे छोटे जीवों में वहन की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उन मतलब कि एक कोशिक जीव है तो विसरण के माध्यम से डायरेक्ट चला गया, डायरेक्ट ऊर्जा बना, खत्म हो गया कहानी। लेकिन बड़े बड़े जीवों में ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे में अरबों कोशिकाएं हैं जो ऑक्सीजन के डायरेक्ट संपर्क में नहीं है। तो इसको सही ढंग से ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए, लाखों करोड़ों कोशिकाओं को सही ढंग से ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए एक व्यवस्थित तंत्र की विकास हुई थी, जिसका क्या नाम था? वहन। ठीक है। जो कि हम बताए थे हृदय कैसे कार्य करता है। अगर तुम लोग इस वीडियो में नया आए हो तो वापस वो जाके वीडियो देख लो। ठीक है। बहुत बढ़िया तरीके से समझाया गया। उसके बाद आखिरी है उत्सर्जन। इन सभी क्रियाओं में, ये सभी जो क्रिया हुई, इन्हें हम लोग उपापचयी क्रिया बोले थे, है ना। सूर्य के लेक्चर में बताए थे उपापचयी प्रक्रिया। इन सभी प्रक्रिया में कुछ नाइट्रोजनी वेस्ट पदार्थ यानी कि वर्ज्य पदार्थ निकलते हैं, जो हमारे शरीर के लिए ना सिर्फ अनुपयोगी है, बल्कि ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक भी बहुत ज्यादा है ना। तो इनको निकालना बहुत ज्यादा आवश्यक होती है। ठीक है। तो इसी प्रक्रम को हम पढ़ेंगे उत्सर्जन में। ठीक है। उत्सर्जन क्या? देखो, किसी शरीर में से हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन कई तरीके से हो सकता है। हम लोग श्वसन में देखे थे, नाक के द्वारा होता था ना श्वसन से, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, वो भी हमारे के लिए हानिकारक है ना। तो वो भी उत्सर्जन के जैसा ही कार्य करे। हम लोग को त्वचा त्वचा पर से पसीना आने लगता है। तुम लोग देखा होगा कि नाक के आसपास से तैलीय पदार्थ निकलते हैं, वो भी एक वर्ज्य पदार्थ है। तो स्किन से भी, मैंने मतलब कि त्वचा से भी वर्ज्य पदार्थों का निष्कर्षण होता है। ठीक है। हमारा लिवर, लिवर के बारे में हम और बढ़िया से बताएंगे कि कहाँ पे ये बढ़िया मतलब रोल प्ले करता है ना। और फिर हमारा लार जो है, लार वो भी कुछ मात्रा में ये क्या बोलते हैं, वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन के लिए कार्य करते हैं, है। ठीक है।
आगे हम बढ़ते हैं, उत्सर्जन को समझते हैं ना। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं मानव में उत्सर्जन। मानव में उत्सर्जन के लिए एक विशेष रूप से एक अंग है जिसको हम लोग बोलते हैं वृक्क, या इंग्लिश में किडनी, या इसका एक और नाम प्रसिद्ध है गुर्दा। गुर्दा, इसके बारे में बहुत डिटेल से इस पूरे विशेष इस लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। वृक्क मतलब उत्सर्जन तंत्र में क्या क्या आते हैं ये समझ लो पहले, है ना। ये दो सेम का दाना देखा होगा, उसके दाना जैसा दो वृक्क होते हैं, है ना। ये लेफ्ट वाला वृक्क थोड़ा सा नीचे हो जाता है, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जस्ट लिवर होता है, बड़का सा होता है एकदम, उसके दबाव से ये थोड़ा सा नीचे झुक जाता है ना। उसके बाद एक और वृक्क होता है ना। और यहाँ पे होती है धमनी, आई होती है, जो खून यहाँ से अंदर जाएगी, जिसको फिल्टर यानी कि छन्ना, है ना। और एक होती है मतलब सीरा। तुम लोग लाल और ब्लू वाला तो देखा ही होगा, है ना। और जब इससे छन जाती है तो यहाँ से आता है मूत्र, है ना। इससे जब क्या होता है, कैसे होता है, ये पूरा का पूरा बढ़िया से बताया गया है तुम्हारी, है ना। ये होता है मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी में से मूत्र आता है, और ये जो है वो डब्बा, डब्बा नहीं बोलेंगे, एक अंग है मूत्राशय। यहाँ पे हम लोग हमेशा टॉयलेट नहीं ना करते हैं, हमेशा किडनी बनाते रहता है टॉयलेट, तो मूत्र को रखने के लिए मूत्राशय ये है, ठीक है। और मूत्र मार्ग के द्वारा ये बाहर आ जाता है, ठीक है। तो देखो, मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र में क्या क्या आते हैं, एक जोड़ी यानी कि दो वृक्क आते हैं, एक मूत्रवाहिनी है, मूत्राशय है, मूत्र मार्ग है, ठीक है। क्या होता है, यहां से खून आती है, रक्त। देखो, एक हम समझे थे शुद्ध और अशुद्ध रक्त, हम श्वसन में बताए थे, जिसमें ऑक्सीजन होते थे उसको शुद्ध बोले थे, और जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती थी उसको अशुद्ध बोले थे, ठीक है। लेकिन उसकी बात यहाँ पे हम नहीं कर रहे हैं, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड तो फेफड़ा के द्वारा बाहर चला गया, है ना। लेकिन जो उपापचयी प्रक्रियाओं के द्वारा ये कोशिका है ना, कोशिका के अंदर जब ये भोजन प्लस ऑक्सीजन बना, तो यहाँ पे अभिक्रिया होगी, जिससे कि हम लोग को ऊर्जा मिला था। लेकिन साथ में बाय प्रोडक्ट के रूप में, यानी कि जो हम लोग नहीं चाहते थे, उस वैसा भी कुछ चीज बनता है जिसको हम लोग नाइट्रोजिनस वेस्ट यानी कि नाइट्रोजिनस वर्ज्य पदार्थ का नाम दिया था। इसको बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अब इसके लिए यहाँ पे होता है, तो जिसमें अब हम देखेंगे जिसमें नाइट्रोजिनस वर्ज्य पदार्थ होंगे, वो उसको हम लोग अशुद्ध रक्त के रूप में बोलेंगे। तो ध्यान से समझना, कब तुम लोग कंफ्यूज मत हो जाना कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला को अशुद्ध यहाँ पे बोला जा रहा है, वो उसमें था, है ना। चीज के मतलब जगह के हिसाब से नाम भी बदलते रहता है, देखो। तो यहाँ पे अशुद्ध रक्त आया, ठीक है। अशुद्ध रक्त इसमें किडनी में गया, किडनी में कुछ गड़बड़ हुआ, कुछ गड़बड़ नहीं, कुछ कार्य हुआ, और यहाँ पे मूत्र बन के, मतलब कि शुद्ध रक्त इधर से चला गया, है ना। और जो मूत्र था बना है ना, वही मूत्र मूत्रवाहिनी की मदद से कहाँ पे एकत्रित हुआ, मूत्राशय में, ठीक है। ये मूत्रवाहिनी, मूत्रवाहिनी। और बाकायदा हम बता दें कि ये बोर्ड के एग्जाम, बोर्ड में ये आता भी है ना। तुम लोग को बोल दिया जाएगा कि मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र का चित्र छापो और उनका नाम लिखो, और साथ में उनका जो प्रमुख प्रमुख अंग है, जैसे कि वृक्क है, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्र मार्ग, इनका
कार्य भी लिखो, है ना। तो कार्य नहीं लिख सकता, वृक्क मूत्र बनाने का कार्य करता, मूत्रवाहिनी मूत्राशय में मूत्र को ले जाने का काम करता है। मूत्राशय क्या करता है? मूत्राशय मूत्र को भंडार करने का कार्य करता है, और मूत्रमार्ग मूत्र को बाहर करने में हमारी मदद करता है ना। आसान, ठीक है। इसी तरह करके तुम लोग के लिए और भी हम बताएंगे। देखो, हम बता दें कि ये जो बड़ा सा दिख रहा है, ये अकेला कोई कार्य नहीं करता, ठीक है। अकेला कार्य नहीं करता। इसमें एक वृक्क में 10 लाख भी हो सकता है, 10 लाख से ज्यादा वृक्काणु उपस्थित होते हैं। तो वृक्काणु यहाँ पे ऐसे ऐसे करके बहुत सारे वृक्काणु उपस्थित होते हैं, ठीक है। कितना बोले हम? एक वृक्क में 10 लाख भी हो सकता है। तो ये 10 लाख वृक्काणु अपने अपने स्तर पर अलग अलग कार्य करते हैं, ठीक है। और ये इनका कार्य हम अगले स्लाइड में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या समझ में आया? वृक्क की इकाई क्या, मतलब उत्सर्जन तंत्र की इकाई क्या है? तो वो होगी वृक्काणु या नेफ्रॉन। ये छापे हैं, ये हो गया नेफ्रॉन, या इसी को हम बोलेंगे वृक्काणु। वृक्क के इकाई को क्या बोलेंगे? वृक्काणु। एक बात ध्यान से समझना, एक चीज होता है अमोनोटेलिक, यूरिकोटेलिक और यूरियोटेलिक। हम लोग क्या किस में आते हैं? यूरियोटेलिक में। क्यों आते हैं ये बताते हैं। जब उपापचय प्रक्रिया हो रही होती है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है कोशिका के अंदर, ऊर्जा बना साथ में नाइट, यहाँ पे बनता है अमोनिया। क्या बनता है? अमोनिया। और ये होता है बहुत जहरीला, ठीक है। अब एकरा जो है वो अगर हम डायरेक्ट शरीर में ला दिया जाए तो वो हमारे शरीर को गड़बड़ कर देगा। तो अमोनिया को सबसे पहले कहाँ भेजा जाता है? यकृत में भेजा जाता है। यकृत में भेजा जाता है। यकृत, लिवर। लिवर वो जगह है जहाँ पे अमोनिया जो है वो वृक्क यूरिया में बदल जाता है। तो यहाँ पे जैसे ही अमोनिया गया, यहाँ से जब निकलता है तो यूरिया में बदल जाता है, ठीक है। यूरिया में बदला तो यहाँ पे उत्सर्जन तंत्र के रूप में काम किया ना यकृत। पिछला साल एक सवाल आया था कि इन ऐसा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन सा उत्सर्जी अंग नहीं है। तो किताब में डायरेक्ट यकृत के बारे में लिखा गया है, पर उत्सर्जन तंत्र वाले भाग में नहीं लिखा गया। तो सबको लगा कि यकृत नहीं होगा, लेकिन यकृत भी होगा, ये समझ लो, है ना। यकृत भी उत्सर्जन तंत्र का ही हिस्सा है, ठीक है। ये क्या करता है? अमोनिया को यूरिया में बदलता है। उसके बाद ये यूरिया जो है वो खून में मिल जाता है ना, रक्त में। और रक्त जब फिल्टर होता है वृक्क में, वृक्काणु के माध्यम से, तो यहाँ से मूत्र बनता है, ठीक है। अब हम अच्छा वो तो बताएंगे। हाँ, कुछ कुछ जीव जो होते हैं अमोनिया को डायरेक्ट बाहर निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि देखो एक बात समझो, अमोनिया बहुत ज्यादा जहरीला, यूरिया ओकर से थोड़ा सा कम, और यूरिक एसिड, यूरिक अम्ल वो और ज्यादा थोड़ा सा कम जहरीला। यानी कि अमोनिया को बाहर करने के लिए बहुत ज्यादा हमको पानी की आवश्यकता होगी, यूरिया को उससे कम पानी की आवश्यकता होगी, और यूरिक एसिड को सबसे कम पानी की आवश्यकता होगी, है ना। जो समुद्री जीव होते हैं उनके पास तो अपार भंडार है पानी का, पूरा समुद्र में ही रहते हैं ना। तो होता क्या है कि वो अपने शरीर से अमोनिया डायरेक्ट बाहर निकाल देते हैं और उससे पीछे छुड़ा लेते हैं, ठीक है। तो उनमें वो कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे? अमोनोटेलिक, क्योंकि वो उत्सर्जी पदार्थ किसको बनाए हैं? अमोनिया को, मतलब कि उत्सर्जन किसको करते हैं? अमोनिया को, तो अमोनोटेलिक कहलाएंगे, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग पानी पीते हैं, थोड़ा सा मात्रा वेस्ट भी चला जाए तो भी वापस से पानी पी लेंगे, है ना। उतना कोई खासा डिफरेंस, मतलब अंतर नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा बहुत मात्रा में पानी पीते हैं, और पानी हम लोग दे सकते हैं, है ना। उतना अधिक पानी नहीं है हम लोग के पास, लेकिन है। तो हम लोग अमोनिया को यूरिक
मतलब यूरिया में भर देते हैं और उसके बाद उसको उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, इतना बात समझ में आया। उसके बाद उसके बाद तुम लोग पंछी को देखा होगा, पंछी लोग को, है ना, उनका जो वो क्या बोलते हैं एक्सक्रीटा होता है, वेस्ट होता है, वो पूरा सूखा सूखा होता है, तुम लोग देखा होगा, है ना। क्या वो पानी पीती है? मतलब वो पानी को कम वेस्ट कर पाए, इसीलिए उन लोग क्या करती है कि पहले अमोनिया को यूरिया में और यूरिया को फिर यूरिक एसिड, यूरिक अम्ल में बदलती है और तब उसको बाहर निकालती है, जो मतलब कि ताकि पानी की हानि सबसे कम हो। ठीक है, इसीलिए कोई गाड़ी उड़ी पर अगर सीट वगैरह पर गिर गया उसका एक्सक्रीटा, पंछी का एक्सक्रीटा, तो वाइट वाइट कलर का हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें पाई जाती है यूरिक अम्ल। समझ में आया? तो पंछी लोग को यूरिकोटेलिक बोलेंगे। वैसे जंतु जो यूरिक अम्ल उत्सर्जित पदार्थ के रूप में उत्सर्जन करें उसको यूरिकोटेलिक, जो यूरिया उत्पादन करें, मतलब जो यूरिया बाहर निकाले उसको यूरिकोटेलिक, और जो अमोनिया बाहर निकाले उसको अमोनोटेलिक। ये बात समझ में आ गया? ये बुक में नहीं था, अपने से थोड़ा बता दिए। ठीक। इसके बाद हम समझने वाले हैं नेफ्रॉन को, है ना। देखो, अभी तक तुम लोग नेफ्रॉन को किताब में देखा होगा, तो वो बहुत ज्यादा ही गिजिर बिजिर है, मतलब कि बहुत खिचड़ी बना हुआ स्ट्रक्चर है ना। उसको एकदम ऐसे उभार करके हम बताते हैं ना, जिससे कि तुम जब बनाएगा कि जब तुम एग्जाम में उसको बनाएगा, नेफ्रॉन का चित्र तो आता ही होगा, जानता होगा, है ना। तो जब उसको बनाएगा तो बहुत आसान हो जाए तुम्हारे लिए। ठीक है, तो क्या करना, हम पहले भी बता चुके हैं कि चित्र बनाने का सबसे आसान तरीका होता है चित्र को समझो, उसका मार्ग को पहले ढूंढो कि कहाँ कहाँ जा रहा है, ताकि हम अच्छे से हम चित्र को बना पाए। ठीक है, तो होता क्या है, समझते जाना। ये है बोमन संपुट। ठीक है, कप के जैसा होता है ना। देखो, ये 2D में है ना, इसीलिए इस तरह दिखा रहे हैं पेचकस के जैसा, लेकिन ये कप के जैसा होता है ना। पेचकस में कोई नहीं बोलेगा, नहीं क्या बोलते हैं इसको, पाना बोलते हैं, जो भी रेंज बोलते हैं। चलो, अब ये इस तरह का होता है। ये देखो, ये मेरा हाथ है ना, ये कप के जैसा। अब तुम एक साइड से देखेगा, एक साइड से, तो ये उसी के जैसा दिख रहा है ना। तो ये पूरा का पूरा गोल होता है। इसको क्या बोलते हैं? बोमन संपुट। इससे होता हुआ, चलो पहले चित्र को छाप लेते हैं, उसके बाद समझाते हैं ना। चलो, ये छोटा सा स्ट्रक्चर है वृक्काणु का। वृक्काणु का समझते हैं ना, मतलब अभी तो बताए थे ना कि अ, वृक्क का इकाई क्या होता है? वृक्काणु, जिससे कि मूत्र बनता है ना। हम बताते हैं अभी कि ये 3 स्टेप्स में होते हैं। कितने स्टेप्स में होते हैं? 3 स्टेप्स में। पहला होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। मतलब कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन, फिल्टर मतलब करना समझता होगा, फिल्टर मतलब छानना होता है ना। अल्ट्रा मतलब बहुत महीन छानना होगा। यहाँ पे तुम देख पा रहा होगा छन्नी जैसा कुछ आकृति हम बनाए, अभी बताते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर और दूसरा चरण होता है इसमें पुनर्अवशोषण। क्या होता है? पुनर्अवशोषण। और तीसरा स्टेप है यहाँ पे श्रावण, नलिका श्रावण। ठीक है, इसको नलिका श्रावण। अब हम एक एक स्टेप को हम बहुत बढ़िया तरीके से समझाते हैं।
देखो हमको छानना है ऐसा खून जिसमें आरबीसी हो, डब्ल्यूबीसी हो, प्लाज्मा हो, यूरिया हो, सोडियम आयन हो, पोटेशियम आयन हो, ये सब भी है ना। हमको क्या छानना है इसमें से? यूरिया, जो कि खराब चीज है ना। यहां से हम खून को अंदर ले जाएंगे। याद करो वो वाला है ना, जब हम बोल रहे हैं ऐसा, तो ऐसे तो लोग फट से दिमाग में आना चाहिए है ना, कि इसके अंदर ही हो रहा है खून। हम इसके अंदर, ये जो यहाँ से बना रहे थे तो खून इसमें अंदर जाने जाने के लिए एक रास्ता बनाए थे। तो जब हम ये वाला रास्ता छाप रहे हैं, तो ये वाला रास्ता कहाँ से मैच कर रहा होगा? तो यहाँ से मैच कर रहा होगा। ठीक है, इतना बात तो समझ में आ गया। तो खून जब इसके अंदर गया, तो इसमें क्या क्या थे? आरबीसी थी, डब्ल्यूबीसी थी, प्लाज्मा थी, यूरिया थी, ये सब थी। ये बड़े बड़े चीज है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, और ये बड़े बड़े चीज है ना। तो हम लोग जब चाय छानते हैं, तो छन्नी से छानते हैं, तो पत्ती क्या होती है? ऊपर रह जाती है। जो छोटी छोटी मतलब महीन चीज होती है वो नीचे रह जाते हैं। ठीक है, इतना बात समझ में आया। उसी प्रकार से सेम टू सेम वही प्रक्रिया। देखो ये नलिका थोड़ी सी मोटी होती है और ये थोड़ी पतली, जिससे क्या होता है कि यहाँ मान के चलो ये मोटा पाइप है, इस यहाँ पे पतला पाइप है, पानी गुजारेगा तो ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। प्रेशर पड़ेगा तो यहाँ पे छलने लगेगा। ठीक है, समझ में आया ये बात? अब यहाँ पे छलने स्टार्ट हुआ, तो जितने भी बड़ी बड़ी चीज होंगी, जैसे कि डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट, ये सब बड़ी चीज है। ठीक है, ये छन जाएगी और इधर चली जाएगी। ठीक है, इसके अंदर ये वाला नहीं जा पाएगी, ये ध्यान से समझना। ठीक है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस हो रहा है ना, तो यहाँ पे ये चीज नहीं जा पाई। क्या क्या जो गया? प्लाज्मा गया, यूरिया गया, सोडियम गया, पोटेशियम गया। एक दिन में 180 लीटर तक का ये छान देता। सोच लो 180 लीटर। क्या हम लोग 180 लीटर टॉयलेट करते हैं क्या? हो ही नहीं सकता। हम लोग डिहाइड्रेशन से मर जाएंगे है ना, पानी की कमी से। तो क्या होता है, मतलब आगे हुआ क्या कि पानी फिर से हम लोग को शरीर में, ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में, ये जो छन्नी बनाए हम, इसको क्या नाम दिएंगे? ग्लोमेरुलस। क्या दिएंगे? देंगे ग्लोमेरुलस। ठीक है, ग्लोमेरुलस से एक दिन में कितना रक्त छन जाता है? 180 लीटर। क्या उतना हम लोग मूत्र कर पाते हैं? नहीं करता है ना। तो अभी कुछ ना कुछ कमी है। तो होता क्या है कि जैसे यूरिया के अलावे, देखो यहाँ पे यूरिया के अलावे ये सोडियम है, पोटेशियम है, जल है। जल, प्लाज्मा में जल ही ना होता है, ये वाला इसमें जल ही होता है प्लाज्मा में 92%। तो जल है, इन सभी को वापस से रीअब्जॉर्प्शन करना होता है। ये जो है छानने गए तो सबको है ना, लेकिन बड़किन बड़किन को छान पाया, छोटकिन को नहीं छान पाया। मतलब अच्छा चीज को भी छान दिया। अब यहाँ पे जब जा रहा होता है इसमें है ना, तो इसके बगल में ये जो ये जो बाद में नलिका बताए ना, ये इसके चारों बगल एकदम कुंडली मार के बैठ जाता है एकदम। क्या बोलेंगे, तो एक आगे पीछे, तुम जिधर जिधर हम उधर उधर, ऐसा करके चलते रहता है ना। क्यों, अभी हम बताते हैं है ना। ऐसे करके बहुत भयानक तरीके से एक जाल बना लेता है। क्यों ऐसा हो रहा है, ये सारा कुछ अभी हम बताने वाले। मतलब 100 बात की एक बात ये कहना चाह रहे हैं हम, कि यहाँ तक लाना और यहाँ पे तुम बाहर निकालना इसको है ना, साथ में ऐसे करके। हुआ क्या यहाँ पे कि इसके अगल बगल ये एक नलिका है, इसको वासा रेक्टा बोलते हैं। हालांकि पता नहीं नाम दिया हुआ है कि नहीं, लेकिन इसको, ये जो नली है इसके आसपास जाते रहता है। तो जो अच्छा चीज छाना है, जैसे कि
जेल छाना है, सोडियम आयन छाना है, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, ये सब गया था ना। इसको फिर से पुनः अवशोषण करने के लिए इसके अगल बगल कुंडली मार के बैठल रहता। ठीक है, समझ में आया कि क्या होता है कि ये जो जरूरी जरूरी चीज है ना, जरूरी जरूरी चीज है, उसको वापस से खींच लेता है, बोलता है कहाँ गया था, वापस आओ इधर, तुम्हारी जरूरत है हमको, है ना। और फिर तुम पानी में से ये सब निकाल देगा तो क्या बचेगा, यूरिया ही बचेगा, है ना। लेकिन फिर भी उतना बढ़िया तरीके से नहीं छानना पड़ता। यूरिया को बाहर निकालने के लिए अभी थोड़ा देर पहले समझे थे कि पानी की आवश्यकता होती ही है। तो पानी तो होता, बट थोड़ा सा कम मात्रा में, मतलब कि अब जो यहाँ से छना है इसमें किसको बोलते हैं, संग्राहक नलिका, संग्राहक नलिका। क्यों, देखो किडनी इतना ही था, एक और किडनी इसमें जुड़ेगा, दूसरा अलग अलग किडनी, अलग किडनी, मतलब हजारों किडनी के लिए एक पैंट होता है ना, इस तरह से। तो सभी किडनी आके इसमें जुड़ेगा और मूत्र इसमें संग्रह होगा। क्या होगा, संग्रह होगा। यहाँ पे पानी का अवशोषण और अधिक होता है और पानी मतलब मूत्र और ज्यादा कंसंट्रेट यानी सांद्र होने लग जाता है। ठीक है, तब जाके यहाँ से मूत्रवाहिनी के अंदर जाता है और मूत्राशय में कलेक्ट होता है, यानी समझ रहा है ना, मेरा बात को समझ रहे हो। तो इस तरह से होता है। पहला बात हम बताएं, मतलब ये तीसरा जो चरण है वो नलिका स्रावन ही था, है ना, नलिका में चला गया, नलिका स्रावन, है ना। पहला था अल्ट्रा फिल्टरेशन। अल्ट्रा फिल्टरेशन कहाँ होता था, ग्लोमेरुलस के द्वारा। ग्लोमेरुलस क्या करता था, बड़ी बड़ी कोशिकाएं जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और कुछ कुछ प्रोटीन को जो बड़े होते थे उनको छान देता था। जो अच्छा अच्छा चीज है जैसे प्लाज्मा और सोडियम आयन, पोटेशियम आयन और साथ में यूरिया, यूरिया छोटा, तो इनको छान देता था। तो जो जरूरी नहीं है उसको तो इसमें रहना, बाकी जो जरूरी है उसको आप पुनर्अवशोषण होना, पुनर्अवशोषण इनमें होता, पुनर्अवशोषण भी हो गया। नलिका स्रावन यहाँ से मूत्र बंद करके इनमें चला गया, तो नलिका स्रावन ये हो गया, है ना, संग्राहक नलिका। तो ये पूरा था नेफ्रॉन की कहानी, नेफ्रॉन का कहानी। ठीक है, किसी भी तरह का डाउट होगा तो जरूर पूछेगा, है ना, पता तो चले कि कौन पढ़ रहा है ना। आगे बताते हैं, मेजर चीज यही सब था, नेफ्रॉन का चित्र बनाओ और उसका कार्य लिखो कि मूत्र कैसे बनता। तो मूत्र 3 चरणों में बनता है। पहला अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ होता है, ग्लोमेरुलस में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, जहाँ बड़ी अणुओं, बड़ी कोशिकाएं छन जाती है और यूरिया बाहर निकलती है ना। फिर दूसरा चरण है पुनर्अवशोषण। फिर इसमें क्या होता था कि ग्लोमेरुलस से छना हुआ उपयोगी चीज, क्या क्या है उपयोगी चीज, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, जल, इनको पुनर्अवशोषण होता है और मूत्र की सांद्रता बढ़ने लग जाती है। ठीक है, अब आगे है मूत्र को संग्रह करना ही नलिका स्रावन कहलाता है। उसके बाद मूत्र बाहर आता है मूत्रवाहिनी के द्वारा और मूत्राशय में संग होता है जब तक कि हम लोग उसको बाहर ना निकाल दें। समझ में आया। उसके बाद देखते हैं क्या है आगे। आगे है कृत्रिम वृक्क या उसी को अपूहन प्रक्रिया बोलते हैं, अंग्रेजी में नाम है इसका डायलिसिस। होता क्या, जब कोई आदमी का किडनी फेल हो जाता है, किडनी फेल यानी समझता हो ना, किडनी असफल हो गया, खराब हो गया, है ना, उस दौरान अगर एक भी, अगर उसका किडनी बचा हुआ तो वो कुशल मंगल है, उसका सारा कुछ, सारा प्रक्रिया मतलब बहुत बढ़िया चल रहा होगा, है ना। अगर दोनों खराब हुआ तो उसको क्या जरूरत पड़ेगी, वो कृत्रिम रूप से किसी हॉस्पिटल में जाए, वहां पे एक डायलिसिस कमरा होगा, बड़ा सा मशीन होता है, उसमें से क्या करेगा हम बताते हैं आपको। हमको किडनी असफल होने के किडनी असफल होने के बाद क्या होता है, किडनी मतलब खून अच्छा से फिल्टर नहीं हो पाता है, नाइट्रोजनस वर्ज्य पदार्थ वहीं रहने लग जाते हैं, जिससे कि आदमी की मृत्यु भी हो सकती है ना। इसको ठीक करने के लिए
कृत्रिम वृक्क का उपयोग करा जाता है, या उसी को बोलते हैं अपोहन। क्या बोलते हैं? अपोहन या डायलिसिस। अपोहन, डायलिसिस। इसमें होता क्या है कि एक व्यक्ति है, मोनू नाम है इसका, मान लो कुछ भी नाम है ना। यहाँ पे एक मशीन है ना, इससे क्या करेगा, इससे एक नस को निकालेगा, नस में से, है ना, नस में से खून को निकालेगा ऐसे, और इसके अंदर भेजेगा। ठीक है, इसके अंदर क्या लगा होता है? छन्नी लगा होता है, जिससे क्या होते हैं, इनके अंदर जितने भी नाइट्रोजनस वर्ज्य पदार्थ होते हैं वो छन जाते हैं। क्या होते हैं? छन जाते हैं, और पुनः इस रक्त को वापस से इस क्या नाम था, मोनू नाम था, वापस से इस मोनू के शरीर में डाल दिया जाता है ना। ये सप्ताह 2 सप्ताह में कराते रहना पड़ता है, वरना ये आदमी नहीं टिक पाएगा इस संसार में, है ना। तो ये बाहर से होता है ना, अपोहन प्रक्रिया के द्वारा होता है। ठीक है, इसका कृत्रिम, इसका किडनी फेल हो चुका है ना, देखो तब भी हंस रहा है। अरे तुम लोग है, अच्छा चलो रुकवा देते हैं। ठीक है, इतना बात समझ में आया। आगे है पादपों में उत्सर्जन। पादपों में उत्सर्जन, जिसमें बहुत सारी कोशिकाएं मर जाती हैं, तो मरी हुई कोशिका और छाल के माध्यम से बाहर कर दिया जाता है, रेजिन गूंद के माध्यम से। उसके बाद तुम लोग पत्ता, पत्ता जो गिरता है ना, पत्ता गिरता पीला वाला, उसके अंदर भी वर्ज्य पदार्थ को जमा करके उसको गिरा दिया जाता है, तो उस वो भी तरीका। साथ के साथ तुम लोग वो प्रकाश संश्लेषण और श्वसन के बारे में तो पढ़ा ही होगा। जो हमारे लिए ऑक्सीजन जरूरी है, पेड़ पौधे के लिए वो ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण करने के वक्त वो एक वर्ज्य पदार्थ है ना। ऑक्सीजन को बाहर निकाल रहा है, यानी कि वो उसका वर्ज्य पदार्थ है, यानी कि रंध्र के द्वारा भी उसका क्या बोलते हैं, उत्सर्जन हो रहा है। उसके बाद वाष्पो उत्सर्जन पढ़ा होगा। उस टाइम पे भी अधिक का मतलब बहुत अधिक अगर भाप अंदर है तो उसको बाहर निकाल दिया जाता है। रेजिन के बारे में बताएं, रेजिन गोंद से भी बाहर निकालता है। तो यही सब था आज का पढ़ना, है ना। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में। और हाँ, अगले लेक्चर होने वाला विद्युत, जो तुम लोग का सबसे फेवरेट चैप्टर बनने वाला है ना। अभी तक तुम लोग को नहीं समझ में आता होगा, है ना, लेकिन हम पढ़ा रहे हैं, यानी कि आसान होने वाला है। ठीक है, तो बने रहना मेरे साथ, है ना। और आज के लिए